एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में, जहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता था, एक छोटा सा पक्षियों का गांव बसा हुआ था। इसी गांव के एक किनारे पर एक बहुत ही पुराना और टूटा फूटा घर था। ये घोंसला रीमा चिड़िया का था। रीमा बहुत ही दयालु और समझदार थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। वो दिन रात मेहनत करके अपनी इकलौती और बेहद शरारती बेटी चुटकी का पेट पालती थी। चुटकी को दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी तो वो थे गर्मा गर्म समोसे। माँ, रोज रोज ये फीके फल और दाने खाकर मेरी चोंच का स्वाद खराब हो गया है। मुझे तो समोसे खाने हैं। पिंकी आंटी के थैले से आलू वाले गर्मा गर्म समोसे। मेरी प्यारी बच्ची, तू तो जानती है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आजकल जंगल में दाने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। थोड़े बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें रोज़ समोसे खिलाऊंगी। तभी वहाँ उनका अच्छा दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी आते हैं। लूसी स्वभाव से बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली है। अरे रीमा बहन, तुम्हारी चुटकी धूप में क्यों खड़ी है? इसके पंख जल जाएंगे। इसे छांव में लाओ जल्दी। और ये घर, हे भगवान, ये तो हवा के एक झोंके से गिर जाएगा। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? अरे लूसी, शांत हो जाओ। वो चिड़िया की बच्ची है, कोई रुई का फाहा नहीं। रीमा, मैंने सुना है चुटकी समोसे की जिद कर रही है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे समोसे चाहिए। तौबा तौबा, इतनी छोटी सी बच्ची और बाहर का तला हुआ खाना। इसका तो पेट खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। डॉक्टर बुलबुल को बुलाना पड़ेगा। जंगल के बीचों बीच पिंकी कव्वी का मशहूर समोसे का ठेला था। पिंकी बहुत ही घमंडी थी। उसके ठेले पर कालू कौवा काम करता था, जो कभी अच्छा तो कभी बुरा बर्ताव करता था। कालू की पत्नी गोरी कव्वी हमेशा ठेले के पास बैठकर बिना रुके बातें करती रहती थी, और उनका बेटा जग्गू कौवा चुटकी का पक्का दोस्त था। ओए कालू, हाथ जल्दी चला। चटनी में पानी कम मिलाया है तूने। मुझे जंगल की सबसे अमीर कव्वी बनना है और तू मेरी रफ्तार धीमी कर रहा है। हाँ मालकिन, 2 ही तो पंख हैं मेरे, मशीन थोड़ी हूँ। अरे पिंकी बहन, तुम भी ना कालू को बहुत डांटती हो। कल ही मैं सोच रही थी कि समोसे में आलू की जगह अमरूद क्यों नहीं डालते, नया स्वाद आएगा। मेरे मायके में तो मेरी नानी अमरूद के ही पकौड़े बनाती थी। और पता है एक बार क्या हुआ? चुप कर गोरी, तेरा रेडियो कभी बंद नहीं होता क्या? तभी चुटकी और जग्गू खेलते खेलते ठेले के पास आते हैं। जग्गू के हाथ में समोसा था। चुटकी, तू भी खा ले, मेरी मम्मी ने मेरे लिए लिया है। नहीं जग्गू, माँ ने कहा है किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। चुटकी की भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो एक कोने में खड़ी होकर बस समोसों को देखे जा रही थी। कालू को उस पर दया आ गई। ले बेटा चुटकी, ये एक समोसा ले ले। मैं मालकिन को नहीं बताऊंगा, तू खा ले। सच कालू अंकल, आप दुनिया के सबसे अच्छे कौवे हो। जैसे ही कालू चुटकी को समोसा देने जाता है, तभी वहाँ पर पिंकी कव्वी आ जाती है। ए लड़की, रुक जा। मेरे ठेले पर मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है, जो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। पैसे नहीं है तो समोसे को हाथ कैसे लगाया? चल रख इसे वापस, भिखारी कहीं की। अरे मालकिन, बच्ची ही तो है, एक समोसा दे दिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? मेरे पगार से काट लेना। तेरी पगार? तेरी पगार तो पहले ही उधार में कटी हुई है। रख समोसा नीचे। पिंकी के कड़वे शब्दों से चुटकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समोसा वहीं छोड़ देती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। हाय राम, पिंकी तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी छोटी बच्ची को रुला दिया। भगवान तुम्हें इसके लिए पाप देगा। तू फिर शुरू हो गई, निकल यहाँ से। रात हो चुकी थी। चुटकी भूखी ही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सो चुकी थी। चुटकी उठी और फल ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। घने जंगल में भटकते भटकते वो गलती से एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा में चली गई। वहाँ एक बहुत बड़ी नागिन सो रही थी। आउच! ये पेड़ की जड़ कितनी चिकनी है। वह कोई जड़ नहीं, नागिन की पूंछ थी।
नागिन जाग जाती है और फुफकारते हुए अपने असली रूप में आती है। कौन है वो मूर्ख जिसने मेरी 100 सालों की नींद खराब करने की जुर्रत की? मुझे माफ कर दीजिए नागिन आंटी, मैं तो बस भूख के मारे कुछ फल ढूंढ रही थी। मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे मत खाइए। नागिन जैसे ही उस मासूम कांपती हुई बच्ची को देखती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसे चुटकी पर बहुत तरस आता है। डरो मत बच्ची, मैं मासूमों को नहीं खाती। पर तुम इतनी रात को इस खूंखार जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? चुटकी रोते हुए पिंकी कव्वी की सारी बातें, ठेले का अपमान और अपने टूटे घर की गरीबी की कहानी सुनाती है। पिंकी आंटी ने कहा मैं भिखारी हूँ, मेरे पास समोसे के पैसे नहीं थे। इंसान हो या पक्षी, अहंकार सबके दिमाग को अंधा कर देता है। मेरी बच्ची, तुमने अपने भोलेपन से मेरा दिल जीत लिया है। मैं जादुई नागिन हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सच? क्या आप मेरे टूटे हुए घर को बहुत मजबूत बना सकती है? और क्या मेरा घर समोसे का बन सकता है? दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसों का घर। तथास्तु। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा टूटा हुआ घर एक जादुई समोसे के घर में बदल जाएगा। और इस घर की खासियत ये होगी कि इसे जितना खाओगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। अगली सुबह जब रीमा चिड़िया उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पुराना तिनकों का घोंसला अब एक विशाल, शानदार और महकते हुए समोसे के घर में बदल चुका था। घर की छत खस्ता समोसे की थी, दीवारें आलू और मटर के स्वादिष्ट मसाले से बनी थीं और दरवाज़ा मीठी चटनी जैसा चमक रहा था। हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? चुटकी देख, हमारा घर। हरे! नागिन आंटी ने मेरा सपना पूरा कर दिया। माँ, ये जादुई घर है। तभी वहां से जंगल की सबसे बड़ी खबरी हरियाली तोती उड़ती हुई गुजरती है। ओ माय गॉड, क्या देख रही हूँ मैं? ए जी, सुनते हो? जंगल में चमत्कार हो गया। क्या हुआ हरियाली? किसी ने तुम्हारी मिर्चें चुरा ली क्या? अरे मिर्च मारो गोली। ये देखो, रीमा का घर समोसे का बन गया है। मुझे पूरे जंगल में खबर फैलानी है। सुनो सुनो सुनो, रीमा का घर समोसे का हो गया। खबर आग की तरह फैल गई। जंगल के सारे पक्षी रीमा का घर देखने आ गए। लूसी कबूतरी और कबूतर भी सबसे आगे थे। हे भगवान रीमा, ये कैसा घर है? अगर तेज बारिश हुई तो समोसा गल जाएगा। अगर चींटियां आ गईं तो मेरी चुटकी को तो चींटियां काट लेंगी। अरे लूसी, तुम भी ना, देखो तो कितना सुंदर और स्वादिष्ट घर है। मेरी तो चोंच में पानी आ रहा है। रुकिए रुकिए, ये कोई आम घर नहीं है, ये जादुई समोसा हाउस है। जिसको इसे अंदर से देखना है और इसकी दीवार का एक कोना चखना है, उसे एंट्री फीस देनी होगी, मात्र 10 दाने। चुटकी, ये क्या कर रही है तू? माँ, अब हम गरीब में ही रहेंगे। वाह चुटकी, क्या दिमाग लगाया है। ला, मैं तेरा कैशियर बन जाता हूँ। लाओ भाई, सब लाइन में लगो और दाने जमा करो। देखते ही देखते छुटकी का जादुई समोसा घर पूरे जंगल में मशहूर हो गया। पक्षी आते, दाने देते, घर देखते और स्वादिष्ट समोसे का एक टुकड़ा खाते। जादू के कारण घर की दीवारें तुरंत वापस बन जाती थीं। उधर पिंकी कव्वी का ठेला पूरी तरह से ठप हो गया। कोई उसके रूखे और बेस्वाद समोसे खाने नहीं आता था। पिंकी के पास अब एक भी दाना नहीं बचा था। एक दिन पिंकी, कालू और गोरी कव्वी सिर झुकाए रीमा के समोसा हाउस के सामने आकर खड़े हो गए। मुझे माफ कर दे रीमा बहन, मैंने तेरी मासूम बच्ची का बहुत अपमान किया था। अपने घमंड में मैं अंधी हो गई थी। आज मेरा ठेला बंद हो गया है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। हाँ रीमा बहन, आज तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, बस पेट में चूहे कूद रहे हैं। रीमा जी, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। अगर आप यहाँ पर हम लोगों को भी ठेला रखने दे तो हम लोग भी कुछ पैसे कमा लेंगे। पिंकी बहन, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। तुमने जो किया वो गलत था।
लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। हम पक्षी अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हाँ पिंकी आंटी, आप लोग भी अपना ठेला लगा सकते हो और आप लोग भी हम लोगों की मदद करना। इस तरह एक अहंकारी पिंकी का घमंड टूट गया और रीमा की दयालुता ने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। जंगल का वो टूटा हुआ घोंसला अब एक आलीशान और खुशियों से भरा जादुई समोसा घर बन गया था, जहां लूसी कबूतरी रोज आती थी ये चेक करने कि कहीं किसी समोसे में तेल ज़्यादा तो नहीं, ताकि किसी का पेट खराब ना हो। और फिर वो सब मिलकर उस जादुई समोसे के घर में खुशी खुशी रहने लगे। जेठ के महीने की दोपहर थी। सूरज आसमान से आग की लपटें बरसा रहा था। ऐसा लगता था मानो पूरा सुंदरवन कोई तंदूर बन चुका हो, जहां पेड़ पौधे झुलस रहे थे और हवा नहीं बल्कि गर्म लू के थपेड़े चल रहे थे। जंगल के सभी पक्षी बेहाल थे, लेकिन रीमा चिड़िया की सूझबूझ कमाल की थी। उसने गर्मियों की शुरुआत में ही नदी किनारे से गीली हरी घास लाकर अपने घर की छत को ढक दिया था। अंदर का माहौल थोड़ा सुकून भरा था। घर के कोने में बंधी उनकी गाय आराम से बैठी थी। माँ, बाहर इतनी धूप है कि ऐसा लगता है पंख छूते ही भस्म हो जाएंगे। अच्छा हुआ आपने घर पर ये हरी घास डाल दी। बेटा, विपत्ति आने से पहले जो तैयारी करता है वही समझदार होता है। बिल्कुल सही कहा रीमा बहू ने, लेकिन मेरा टुन्नू इतनी धूप में बाहर दूध बेचने गया है, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। तभी हरियाली तोती और उसका पति तोता उड़ते हुए आते हैं और रीमा के बरामदे में बैठ जाते हैं। अरे रीमा, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, बाहर का तापमान देखा है? बगल वाले तालाब का पानी चाय की तरह उबल रहा है। पिंकी कवि तो गर्मी के मारे पेड़ की छांव में बैठकर खुद को पंखे से हवा कर रही है, पर गुस्सा उसका 7वें आसमान पर है। अरे भाग्यवान, पिंकी का तो नाम ही पिंकी है। धूप में उसका रंग वैसे ही काला काला से जामुनी हो गया है, और अगर ज्यादा बोलेगी तो उसका भेजा फ्राई हो जाएगा। तुम दोनों अंदर आओ, पानी पियो। इस धूप में ज्यादा घूमना ठीक नहीं। एक तरफ रीमा का घर ठंडा था तो दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा अपनी ईमानदारी के साथ गाय का दूध बेचने निकला था। वह सीधा साधा और मासूम था। तभी रास्ते में भारी आवाज गूंजी। वह साहूकार कालू कौवा था, जिसके साथ उसकी बड़बोली पत्नी गोरी कौवी भी थे। ओए टुन्नू, रुक वहीं। बहुत दिन हो गए, मेरा पुराना कर्ज कब चुकाएगा? आज पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा ये दूध सारा बहा दूंगा। कालू भाई, इस भीषण गर्मी में दूध कम हो गया है और कमाई भी नहीं हो रही। थोड़ा समय दे दो, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। अजी सुनते हो, इसकी बातों में मत आना। रोज का यही नाटक है इसका। इसकी माँ, इसकी बीवी सब ऐश कर रहे हैं हरी घास के महल में, और हम यहाँ धूप में काले से और काले हुए जा रहे हैं। हमें पैसा चाहिए या फिर इनका घर। गोरी भाभी, ऐसा मत कहो। मेरी बूढ़ी माँ और छोटा बच्चा है। इस धूप में हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर पैसे नहीं है तो अभी के अभी अपना वो हरी घास वाला ठंडा घर खाली करो। वो घर अब से मेरा हुआ। कालू कौवा अपनी ताकत के बल पर टुन्नू को धकेलता हुआ उसके घर पहुंचता है। रीमा, कुकू और दादी चिड़िया को जबरन घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पिंकी कौवी दूर से देखकर ताना मारती है। बड़ी आई थी पहले से तैयारी करने वाली, अब भुगतो। साहूकार से पंगा लोगे तो यही होगा। तपती दोपहरी में रीमा का परिवार, बूढ़ी माँ और उनकी वफादार गाय रास्ते पर आ गए। वे मदद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त कबूतर के घर पहुंचे। अरे टुन्नू, रीमा भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? कालू ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाय हाय, इतनी धूप में मेरी प्यारी रीमा बाहर खड़ी है। कुकू बेटा, तुझे लू लग जाएगी। रीमा, तुम सब मेरे घर आ जाओ, पर मेरा घर तो इतना छोटा है कि हम दो ही मुश्किल से रहते हैं। तुम सबको कहाँ बिठाऊंगी? हाय भगवान, मैं क्या करूं? शांत हो जाओ लूसी, तुम्हारी ये चिंता ही हमारे लिए बहुत है। हम समझ सकते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। भटकते भटकते रीमा को जंगल के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा खंडहर नुमा ढांचा मिला। रीमा के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। टुन्नू, उदास मत हो। विपत्ति हमें कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाने आती है।
हमारे पास हमारी गाय है, और जहाँ गाय है वहाँ समाधान है। तुम क्या कहना चाहती हो रीमा? हम इस टूटे हुए ढांचे को गाय के गोबर और मिट्टी से लीप कर एक नया घर बनाएंगे। गोबर से लीपे हुए घर गर्मियों में सबसे ठंडे होते हैं। रीमा की बुद्धिमानी काम आई। टुन्नू ने मेहनत की, दादी ने ढांचा संभाला और गाय ने भरपूर गोबर दिया। कुछ ही घंटों में एक सुंदर, सुगंधित सोंधी मिट्टी की खुशबू वाला और बेहद ठंडा गोबर का घर तैयार हो गया। पूरा परिवार अंदर बैठा तो बाहर की लू का असर गायब हो गया। इधर भले ही बड़े आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बच्चों की दोस्ती में कोई खटास नहीं थी। टुन्नू का बेटा कुकू और कालू का बेटा जग्गू कौवा दोनों दोपहर में छिपकर बाहर खेल रहे थे, लेकिन सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर थी। कुकू, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पानी। जग्गू, संभलो, तुम पेड़ की छांव में बैठो। जग्गू जैसे ही पीछे मुड़ा, तेज धूप के कारण उसे गहरा चक्कर आया और वो पास के ही एक पुराने, सूखे और गहरे कुएं में जा गिरा। जग्गू, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ। कुकू बिना समय गंवाए सीधे उड़कर अपने पिता टुन्नू चिड़ा के पास पहुंचा। पापा, पापा, जग्गू कुएं में गिर गया है। धूप से वो बेहोश हो गया था। हे भगवान, कालू ने भले हमारे साथ बुरा किया, लेकिन उसका बच्चा मासूम है। टुन्नू, दौड़ो बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाता हूँ। टुन्नू चिढ़ा अपनी ताकत और हिम्मत समेटकर उस गहरे कुएं में उतरा। कुआं गहरा था और उसमें जहरीली गैसें भी हो सकती थीं, लेकिन टुन्नू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने बेहोश जग्गू को अपने मजबूत पंजों से उठाया और बड़ी मशक्कत के बाद बाहर ले आया। वह उसे सीधे अपने ठंडे गोबर के घर में ले आया। रीमा ने तुरंत जग्गू के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, उसे नमक चीनी का घोल पिलाया। गोबर के घर की ठंडक के कारण जग्गू को जल्दी ही होश आ गया। इसी बीच हरियाली तोती से खबर पाकर कालू कौवा, गोरी कव्वी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रोता चिल्लाता वहां पहुंचा। देख कालू, जिस टुन्नू का घर तूने छीना, उसी ने आज तेरे कुल के दीपक को बचाया है। डूब मर शर्म से। रीमा बहन, टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो, हम बहुत पापी हैं। टुन्नू, मुझे माफ कर दे भाई, मैं पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। कुछ देर बाद जग्गू होश में आ जाता है। अरे कालू भाई, अब रोना बंद करो, वरना आंसुओं से ये गोबर का घर गीला हो जाएगा। मान गए रीमा, तुम्हारी अक्ल और टुन्नू के दिल का कोई मुकाबला नहीं। कालू भाई, गिले शिकवे छोड़ो, बच्चा ठीक है, बस यही काफी है। ये ले तेरे घर की चाबी, तेरा सारा कर्ज माफ। मुझे मेरा बेटा सही सलामत मिल गया, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। नहीं कालू भाई, हम वो घर अब वापस नहीं लेंगे। नहीं भाभी, तुम अपना वो हरी घास वाला घर वापस लो। क्यों भाभी, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जितनी ठंडक इस गोबर के घर में है, उतनी उस घास के घर में कहाँ। ये घर हमारे स्वाभिमान और हमारी मेहनत का है, इसलिए कर्ज के बदले तुम वो पुराना घर अपने पास ही रखो, ताकि जब भी तुम उसे देखो तुम्हें याद रहे कि घमंड से बड़ा इंसान का दिल होता है। रीमा की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। कालू ने उस पुराने घर को एक पाठशाला बना दिया, जहाँ जंगल के बच्चे पढ़ते थे, और रीमा, टुन्नू, कुकू और दादी उस शीतल गोबर के घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, जहाँ धूप की तपिश तो नहीं थी, पर अपनों के प्यार की गर्माहट ज़रूर थी।